नमस्ते दोस्तों, मैं नूतन पांडे। हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध कहानी सुहागन की साड़ी सुनते हैं। इस कहानी में मुख्य दो पात्र हैं, कुंवर रतन सिंह और उनकी पत्नी गौरा। ये कहानी इन्हीं दोनों पात्रों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे इस तरह के कहानी तथा व्रत उपवास से संबंधित कथाएं एवं जानकारियाँ लाते रहते हैं। और अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट में अवश्य बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। तो आइए अब इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। यह कहना भूल है कि दाम्पत्य जीवन के लिए स्त्री पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है। श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी। गौरा उदार थी, रतन सिंह कौड़ी कौड़ी को दांतों से पकड़ते थे। वह हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील थे। वह कुल मर्यादा पर जान देती थी, रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे। उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यहाँ उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ में थी। गौरा को सहभोज से आपत्ति थी, विधवा विवाह से घृणा और अछूतों के प्रश्न से विरोध। रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीतिक विषयों में यह विभिन्नता और भी जटिल थी। गौरा वर्तमान स्थिति को अटल अमर अपरिहार्य समझती थी, इसीलिए वह नरम गरम कांग्रेस, स्वराज, होम रूल सभी से विरक्त थी। कहती, ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे आदमी क्या बना लेंगे, चने कहीं भाड़ फोड़ सकते हैं। रतन सिंह पक्के आशावादी थे। राजनीतिक सभा की पहली पंक्तियों में बैठने वाला, कर्म क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाला, स्वदेश व्रतधारी और बहिष्कार के पूरे अनुयायी। इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। कभी कभी उनमें मतभेद अवश्य हो जाता था, पर वे समीर के वे झोंके थे जो स्थिर जल को हल्की हल्की लहरों से आभूषित कर देते हैं। वे प्रचंड झोंके नहीं जिनसे सागर विपर्ल क्षेत्र बन जाता है। थोड़ी सी सादिच्छा सारी विषमताओं और मतभेदों का प्रतिकार कर देती थी। विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई जा रही थी। स्वयंसेवकों को जत्थे भिखारियों की भांति द्वारों पर खड़े हो होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे, और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहाँ उन्हें निराश होना पड़ता हो। खाधड़ और गाढ़े के दिन फिर गए थे। नयन सुख नयन दुख, मलमल और तनजेब तनभेद हो गए थे। रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा, लाओ अब सब विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो, दे दूं। गौरा, अरे तो इसी घड़ी कोई सायत निकली जाती है, फिर कभी दे देना। रतन, वाह, लोग द्वार पर खड़े होकर कोहलाम मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे देना। गौरा, तो यह कुंजी लो, निकाल कर दे दो। मगर यह सब है लड़कों का खेल। घर फूकने से स्वराज न कभी मिला है और न मिलेगा। रतन, मैं कल ही तो इस विषय पर तुमसे घंटों सिरपची की थी और उस समय तुम मुझसे सहमत भी हो गई थी। आज तुम फिर वही शंकाएं करने लगी। गौरा, मैं तुम्हारे ऑपरेशन हो जाने के डर से चुप हो गई थी। रतन, अच्छा, शंकाएं फिर कर लेना, इस समय जो करना है वह करो। गौरा, लेकिन मेरे कपड़े तो न लोगे ना। रतन, सब देने पड़ेंगे। विलायती का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा। इतने में राम टहल साइस ने बाहर से पुकारा, सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं। कहते हैं अभी कई मोहल्ले का चक्कर लगाना है, कोई गाढ़े का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए।
मैंने भी अपने कपड़े दे दिए। केसर महरी कपड़ों की एक गठरी लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी। रतन सिंह ने पूछा, क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो? केसर ने लजाते हुए कहा, हाँ सरकार, जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनूं? रतन सिंह ने गोरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा। अब वह विलंब न कर सकी। लज्जा से सिर झुकाए हुए संदूक खोलकर कपड़ा निकालने लगी। एक संदूक खाली हो गया तो उसने दूसरा संदूक खोला। सबसे ऊपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा हुआ था जो कुंवर साहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने में सिलवाया था। गौड़ा ने पूछा, क्या सूट भी निकाल दूं? रतन, हाँ हाँ, इसे किस दिन के लिए रखोगी? गौड़ा, यदि मैं यह जानती कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो कभी यह सूट न बनवाने देती। सारे रुपये खून हो गए। रतन सिंह ने कुछ उत्तर न दिया। तब गौड़ा ने अपना संदूक खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़ा निकाल निकाल कर फेंकने लगी। वह आवेश प्रवाह में आ गई। उनमें कितनी ही बहुमूल्य फैंसी जैकेट और साड़ियाँ थीं जिन्हें किसी समय पहनकर वह फूली न समाती थी। बार बार साड़ियों के लिए तो उसे रतन सिंह से बार बार तगाजे करने पड़े थे, पर इस समय सब की सब आंखों में खटक रही थी। रतन सिंह उनके भावों को टाल रहे थे। स्वदेशी कपड़ों का निकाला जाना उन्हें अखर रहा था, पर इस समय चुप रहने में ही कुशल समझते थे। इस पर भी दो एक बार वाद विवाद की नौबत आ ही गई। एक बनारसी साड़ी के लिए तो वह झगड़ बैठे। उसे गौड़ा के हाथों से छीन लेना चाहा, पर गौड़ा ने एक न मानी, निकाल ही फेंका। सहसा संदूक में से एक केसरिया रंग की तनजेब की साड़ी निकल आए जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टके हुए थे। गौड़ा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छिपा लिया। रतन सिंह ने पूछा, कैसी साड़ी है? गौड़ा, कुछ नहीं, तनजेब की साड़ी है, आंचल पक्का है। रतन, तनजेब की है तब तो जरूर ही बिलायती होगी, उसे अलग क्यों रख लिया? क्या वह बनारसी साड़ी से अच्छी है? गौड़ा, अच्छी तो नहीं है, पर मैं इसे न दूंगी। रतन, वाह, बिलायती चीज़ को मैं न रखने दूंगा, लाओ इधर। गौड़ा, नहीं, मेरी खातिर से इसे रहने दो। रतन, तुमने मेरी खातिर से एक भी चीज़ न रखी तो मैं क्यों तुम्हारी खातिर करूं? गौड़ा, पैर पड़ती हूँ, जिद न करो। रतन, स्वदेशी साड़ी में से जो चाहो रख लो, लेकिन इस बिलेती चीज़ को मैं न रखने दूंगा। इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने हैं। यह गुलामी का दाग मैं अब नहीं रख सकता, लाओ इधर। गौड़ा, मैं इसे न दूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ कि न दूंगी। रतन, मैं इसे लेकर छोड़ूंगा। इस गुलामी के पटके को, इस दासत्व के बंधन को किसी तरह न रखूंगा। गौड़ा, नाहक जिद करते हो। रतन, आखिर तुमको इससे क्यों इतना प्रेम है? गौड़ा, तुम तो बाल की खाल निकालने लगते हो। इतने कपड़े थोड़े हैं, एक साड़ी रख ली तो क्या हुआ? रतन, तुमने अभी तक इन होलियों का आशा ही नहीं समझा। गौड़ा, खूब समझती हूँ, सब ढोंग है, 4 दिन में जोश ठंडा पड़ जाएगा। रतन, तुम केवल इतना बता दो कि साड़ी तुम्हें क्यों इतनी प्यारी है तो मैं शायद मान जाऊँ। गौड़ा, यह मेरी सुहाग की साड़ी है। रतन, जरा देर सोचकर, तब तो मैं इसे कभी न रखूँगा। मैं विदेशी वस्त्र को यह शुभ स्थान नहीं दे सकता। इस पवित्र संस्कार का यह अपवित्र स्मृति चिन्ह घर में नहीं रख सकता। मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट कर दूंगा। लोग कितने हतबुद्धि हो गए थे कि ऐसे शुभ कार्यों में भी विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने में संकोच न करते थे। मैं इसे अवश्य होली में दे दूंगा। गौड़ा, कैसा अपशगुन मुंह से निकालते हो? रतन, ऐसी सुहाग की साड़ी का घर में रखना ही अपशगुन, अमंगल, अनिष्ट और अनर्थ है। गौड़ा, यूँ चाहो जबरदस्ती छीन ले जाओ, पर मैं खुशी से न दूंगी। रतन, तो फिर मैं ज़बरदस्ती ही करूँगा, मजबूरी है। यह कहकर वह लपके कि गौड़ा के हाथों से साड़ी छीन लूँ। गौड़ा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और
रतन सिंह को और कातर नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम। केसर महरी बोली, बहू जी की इच्छा है तो रहने दीजिए। रतन सिंह के बढ़े हुए हाथ रुक गए, मुख मलिन हो गया, उदास होकर बोले, मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा, प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर यही सही। शाम हो गई थी। द्वार पर स्वयं सेविकागण शोर मचा रहे थे। कुंवर साहब जल्दी आइए, श्रीमती जी से भी कह दीजिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत देर हो रही है। उधर रतन सिंह असमंजस में पड़े हुए थे कि प्रतिज्ञा पत्र पर कैसे हस्ताक्षर करूं। विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन क्यों कर होगा। आगे कदम बढ़ा चुका हूँ, पीछे नहीं हट सकता, लेकिन प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करना अभीष्ट भी तो नहीं, केवल उसके आशय पर लक्ष्य रहना चाहिए। इस विचार से मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है। क्रिया हट के सामने किसी की नहीं चलती। यूँ चाहूँ तो एक ताने में काम निकाल सकता है, पर उसे बहुत दुख होगा। बड़ी भावुक है, उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है। गौड़ा भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी, सुहाग कच्ची है, उसे आग के कितने अपशगुन की बात है। ये कभी कभी बालकों की भांति जिद करने लगते हैं, अपने धुन में किसी की सुनते ही नहीं। बिगड़ते हैं तो मानो मुँह ही नहीं सीधा होता, लेकिन वे बेचारे भी तो अपने सिद्धांत से मजबूर है। झूठ से उन्हें घिरना है। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी अस्वीकृति लिखनी पड़ेगी। उनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा, घोर धर्म संकट में पड़े होंगे। यह भी तो नहीं हो सकता कि सारे शहर में स्वदेश अनुरागियों के सिर मोड़ बनकर उस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से आनाकानी करे। कहीं मुंह दिखाने को जगह न रहेगी, लोग समझेंगे बना हुआ है। पर सगुन की चीज़ कैसे दे दूँ। इतने में उसे राम टहल साइस को सिर पर कपड़ों का गट्ठर लिए बाहर जाते देखा। केसर महरी भी एक गट्ठर सिर पर रखे हुए थी। पीछे पीछे रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञा पत्र लिए जा रहे थे। उनके चेहरे पर गलानी की झलक थी, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। गौड़ा को देखकर उन्होंने आंखें फेर ली और चाहा कि उनकी निगाह बचाकर निकल जाऊं। गौड़ा को ऐसा जान पड़ा कि उनकी आंखें डबडबाई हुई हैं। वह राह रोक कर बोली, जिद न करो, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र को छुपा लूं, पर गौड़ा ने उसे उनके हाथ से छीन लिया। उसे गौर से पढ़ा और एक क्षण चिंतामग्न रहने के बाद बोली, वह साड़ी भी लेते जाओ। रतन, रहने दो, अब तो मैंने झूठ लिख ही दिया। गौड़ा, मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा ले रखे हो। रतन, यह तो मैं तुम्हें पहले कह चुका था। गौड़ा, मेरी भूल थी, क्षमा कर दो और इसे लेते जाओ। रतन, जब तुम इसे देना अपशगुन समझती हो तो रहने दो। तुम्हारी खातिर थोड़ा सा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गौड़ा, नहीं, लेते जाओ, अमंगल के भय से तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। यह कहकर उसने अपनी सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथों में रख दी। रतन ने देखा, गौड़ा के चेहरे पर एक रंग आता है और एक रंग जाता है, जैसे कोई रोगी अंतरस्थल विषम वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहा हो। उन्होंने अपनी अहृदयता पर लज्जा आई। केवल अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी के भावों का वध कर रहा हूँ। यह अत्याचार है। साड़ी गौड़ा को देकर बोले, तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र को फाड़ डालता हूँ। गौड़ा ने दृढ़ता से कहा, तुम न ले जाओगे तो मैं खुद ही जाकर दे आऊँगी। रतन सिंह विवश हो गए, साड़ी ली और बाहर चले गए। उसी दिन से गौड़ा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वह दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती, जलसों में भाग लेती, सैर करने जाती, मनोरंजक की पुस्तकें पढ़ती, यहाँ तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटरों में भी गई। किसी प्रकार अमंगल कल्पनाओं को शांत करना चाहती थी, पर यह आशंका एक
मेघमंडल की भांति उसके हृदय पर छाई रहती थी। जब एक पूरा महीना गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती ही गई तो कुंवर साहब ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चय किया। उसका मन उन्हें उनके आदर्श प्रेम का नित्य तिरस्कार किया करता था। वह अक्सर देहातों में प्रचार का काम करने जाया करते थे, पर अब अपने गांव से बाहर न जाते, या जाते तो संध्या तक जरूर लौट आते। उनकी एक दिन की देर उनका साधारण सिर दर्द और जुखाम उसे अव्यवस्थित कर देते थे। वह बहुधा बुरे स्वप्न देखा करती। किसी अनिष्ट के काल्पनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती थी। वह तो देहात में पड़ी हुई आशंकाओं की कठपुतली बनी हुई थी। उधर उसकी सुहाग की साड़ी स्वदेश प्रेम की बेदी पर भस्म होकर रिद्धि प्रदायिनी भभूत बनी हुई थी। दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह उसे लेकर लौट आए। गौरा को वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे, पर असबाब के संभालने और नियत स्थान पर रखने में वह इतनी व्यस्त रही कि घर से बाहर न निकल सकी थी। कारण यह था कि केसर महरी उसके जाने के दूसरे ही दिन छोड़कर चली गई थी और अभी उतनी ही चतुर दूसरी महरी मिली न थी। कुंवर साहब के साइस राम टहल भी छोड़ गया था। बेचारे कोचवान को राइस का भी काम करना पड़ता था। संध्या का समय था। गौरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर एकटक होकर ताक रहे थे। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र यही अवलंब है। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा, चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करवा लाएं। यह मेरा ही प्रस्ताव था, पर 4 दिन यहाँ आए हो गए, उधर जाने का अवकाश ही न मिला। गौरा, मेरा तो जाने का जी नहीं चाहता, यहीं बैठकर कुछ बातें करो। रतन, नहीं, चलो देखावे, 1 घंटे में लौट आवेंगे। अंत में गौरा राजी हो गई। इधर महीनों से बाहर न निकली थी। आज उसे चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई दी। बाजार कभी इतनी रौनक पर न था। वह स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहों और कोरियों को अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्ध कौड़ी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह चौंक कर बोले, राम टहल, तुम अब कहाँ हो? राम टहल का चेहरा श्री प्रसन्न था। उसके अंग अंग से आत्मसम्मान की आभा झलक रही थी। आँखों में गौरव ज्योति थी। रतन सिंह को कभी अनुमान न हुआ था कि अस्तबल साफ करने वाला बुढ़ा राम टहल इतना सौम्य, इतना भद्र पुरुष है। वह बोला, सरकार, अब तो अपना कारोबार करता हूँ। जब से आपकी गुलामी छोड़ी तब से अपने काम में लग गया। आप लोगों की निगाह हम गरीबों पर हो गई। हमारा भी गुजर हो रहा है। नहीं तो आप जानते ही हैं कि किस हाल में पड़ा हुआ था। जात का कोड़ी हूँ, पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था। रतन, तो भाई अब मुँह मीठा कराओ। यह बाजार लगाने की मेरी ही सलाह थी। बिक्री तो अच्छी होती है। राम टहल, हाँ हाँ सरकार, आजकल खूब बिक्री हो रही है। माल हाथों हाथ उड़ जाता है। यहाँ बैठते हुए 1 महीने हो गया है, पर आपकी कृपा से लोगों के 4 पैसे थे वे बेबाक हो गए। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है। और क्या चाहिए? मालकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए और बाजार का चमकना कहिए। लोगों ने कहा, जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसे सगुन की चीज़ की परवाह नहीं करते हैं तो फिर हम विदेशी कपड़े क्यों रखें? जिस दिन होली जली है उसके 2-3 दिन पहले ही सरकार इलाके पर चले गए थे। उसके पहले भी सरकार कई दिनों तक घर से बहुत कम निकलते थे। मैं तो यही कहूँगा कि यह सारी माया उसी सुहाग की साड़ी की है। इतने में एक अधेड़ स्त्री गौरा के सामने आकर बोली, बहू जी, मुझे भूल तो नहीं गए? गौरा ने सिर उठाया तो सामने केसर महरी खड़ी थी। वह सुंदर साड़ी पहने हुए थी। हाथ पाँव में मामूली गहने भी थे। चेहरा खिला हुआ था।
स्वाधीन जीवन का गौरव एक एक भाव से प्रफुल्लित हो रहा था। गौरा ने कहा, इतनी जल्दी भूल जाओगे? अब कहाँ हो? हमें लौटने भी न दिए, बीच में ही उड़ भागी। केसर, क्या करूँ सरकार, अपना काम चलते देखकर सबर न हो सका। जब तक रोजगार न चलता था तब तक लाचारी थी। पेट के लिए सेवा टहल कर्म कुकर्म सभी करना पड़ता था। अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लौट आए हैं। अब दूसरा काम नहीं किया जाता। अगर बाजार का यही रंग रहा तो अपनी कमाई खाए न चुकेगी। यह सब आपकी साड़ी की महिमा है। उसकी बदौलत ही हम गरीबों के कितने ही घर बस गए। एक महीना पहले इन दुकान वालों में से किसी को रोटियों का ठिकाना न था। कोई साइसी करता था, कोई ताशे बजाता था, यहाँ तक कि कई आदमी मेहतर का काम करते थे, कितने ही भीख मांगते थे। अब सब अपने धंधे में लग गए हैं। सच पूछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया, नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विधवाएं थी। सच कहती हो, सैकड़ों जुबानों से नित्य यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो, जिसने हमारी रार जात को सुहाग दान दिया। रतन सिंह एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे। गौरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो रहा था। उसकी सारी अमंगल कल्पनाएं स्वप्रवंत विकसित होती जाती थी। आंखें सजल हो गई थी और सुहाग की देवी आंसू संचित नेत्रों के सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। जब गौरा यहाँ से चली तो सड़क की बिजलियाँ जल चुकी थी। सड़कों पर खूब प्रकाश था। उसका हृदय भी आनंद के प्रकाश से जगमगा रहा था। रतन सिंह ने पूछा, सीधे घर चलूं? गौरा, नहीं, छावनी की तरफ होते चलो। रतन, बाजार खूब सजा हुआ था। गौरा, यह जमीन लेकर एक अस्थाई बाजार बनवा दो। स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हो और किसी से किराए न लिया जाए। रतन, बहुत खर्चा पड़ेगा। गौरा, मकान बेच दो, रुपए ही रुपए हो जाएंगे। रतन, और रहे पेट तले? गौरा, नहीं, गांव वाले मकान में। रतन, सोचूंगा। गौरा, जरा देर में इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ। जो कपास बोए उसकी बेगार माफ़ कर दो। रतन, हाँ, तदबीर अच्छी है, दुगुनी उपज हो जाएगी। गौरा, कुछ देर सोचने के बाद, लकड़ी बिना दाम दिए दे दो तो कैसा हो? जो चाहे चरखा बनवाने के लिए कटा ले जाए। रतन, लूट मच जाएगी। गौरा, ऐसी बेईमानी कोई न करेगा। जब उसने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलोल कर रहा हो। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हुई। अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय